नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरोध आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारा नया सेटअप हम स्मार्ट बोर्ड ले आए आप सभी के लिए। अब आज से क्लास आपकी स्मार्ट बोर्ड पे होंगी और प्रॉपर तरीके से होंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए 2-3 सब्जेक्ट डेली आपको क्लास मिले, या हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ की। हम कोशिश करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास देने की। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अभी बस एक पॉलिटी क्लास चल रही थी। अब आप भी देख रहे होंगे कि हम लोग कितने सीरियस हैं आप लोगों के लिए कि स्मार्ट बोर्ड लाने से। अब हम टीचर अपनी टीम बनाएंगे एक अच्छी, और आपको हम बढ़िया कंटेंट देंगे। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी में कुछ क्लासें बाकी रह गई है, 3-4 क्लास, मुश्किल से 2-3 क्लास होंगी। अभी हम तुरंत 2-3 दिन में आपको खत्म करके कोई नया चैप्टर लेके एक नई स्ट्रेटजी से और नए तरीके से आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट क्लास लाएंगे। तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी क्लास। पॉलिटी क्लास में ये मैंने लिखा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्या लिखा है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब कुछ जब संविधान सभा अपने संविधान बना रही थी तो उस टाइम उसे पता था कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने पड़ेंगे। कुछ वर्ग जो दबे कुचले लोग हैं, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, और कई चीजें जो लोग दबे कुचले उसके लिए कुछ विशेष उपबंध करने होंगे। उपबंध यानी कुछ उनके लिए ऐसा काम करो जिससे उनकी कोई आवाज उठा सके। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे एसटी वर्ग है, एसटी वर्ग कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी, कुछ जानता नहीं है, उसे संविधान के बारे में नॉलेज नहीं है, उसका कोई भी शोषण करे तो संविधान सभा में एसटी वर्ग के लिए कुछ सीटें लोकसभा में, भारत की संसद में उसके लिए आरक्षित कर दी। इसी तरह राज्य विधानसभा में सीटें आरक्षित कर दी, जिससे एसटी वर्ग का कोई लोग आएगा और एसटी वर्ग के लिए अपनी आवाज उठाएगा, अपने समाज के लिए आवाज उठाएगा। इसी ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने अपनी ये चीजें संविधान सभा में मेंशन की है। अब उसी को हम खोल खोल के आपको अच्छी तरह समझाएंगे। जैसे आर्टिकल मैंने ये लिखा है, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 330 व आर्टिकल 332 के तहत लोकसभा, किसमें? लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में, समझ रहे हो? लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में जातियों के लिए, किसके लिए? जातियों के लिए स्थान आरक्षण की व्यवस्था है। स्थान आरक्षण की व्यवस्था है किसके लिए? आर्टिकल 330 व 332 में क्या बोला गया? लोकसभा और राज्य विधानसभा में जातियों के लिए स्थान आरक्षित की व्यवस्था है। स्थान आरक्षित की क्या है? व्यवस्था की गई है। अब वो कितनी सीटें आरक्षित की गई है? अब ये देखो, कुल सीटें 131 सीटें किस में आरक्षित की गई है? लोकसभा में। 131 में सीटें कितनी आरक्षित की गई है? 131। अब 131 सीट किसके लिए आरक्षित की गई है? 84 सीट किसके लिए? एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। 84 सीटें किसके लिए की गई है? अनुसूचित जाति के लिए, यानी एससी के लिए। अब ये 84 लोग लोकसभा में जाएंगे, अपने वर्ग के लिए आवाज उठाएंगे कि ये हो रहा है हमारे समाज के लिए, ये हो रहा है हमारी जाति के लिए। ये लोकसभा में क्या उठाएंगे? अपने मुद्दा उठाएंगे। अगर ये लोग लोकसभा में नहीं आएंगे तो इनके मुद्दा कौन उठाएगा? इस वजह से ये सीटें क्या की गई है? आरक्षित की गई है एससी के लिए। अब एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 47। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 47। जैसे एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 47। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? उत्तर प्रदेश में सीटें आरक्षित की गई है 86। कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 86। और 86 में 84 सीटें किसके लिए? एससी के लिए। 84 सीटें किसके लिए? एससी के लिए, और 2 सीटें किसके लिए? एसटी के लिए। अब आप समझ रहे होंगे ये सीटें आरक्षित कैसे की गई है। हम ये भी बता देते हैं आपको। 84 सीटें आरक्षित करने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में, 86 सीटें आरक्षित करने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा में 86 सीटें आरक्षित होंगी, यानी उन पर कोई नहीं इलेक्शन लड़ेगा, जनरल वाला कोई नहीं लड़ेगा उस पर। जैसे 84 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई है? एससी के लिए, तो यहां से एससी के लोग चुनाव लड़ेंगे। कौन? एससी के लिए कौन लड़ेंगे चुनाव? एससी के लिए लड़ेंगे। इसी तरह 2 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई है? एसटी के लिए, तो यहाँ पे चुनाव कौन लड़ेगा? एसटी के लिए लड़ेगा, ना कि कोई सामान्य से आया है। सामान्य में तो सभी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे लोकसभा में बात की गई है। 84 सीटें किसके लिए आरक्षित की जाएगी? एससी के लिए, और 47 सीटें किसके लिए आरक्षित की जाएगी? एसटी के लिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये बोला गया आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 में बोला गया है लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अभी हम समझाते हैं आपको। लोकसभा में एंग्लो इंडियन ये होते हैं जिसके जैसे अपने अंग्रेज रहते थे। अंग्रेज का जैसे कोई भी, जैसे पुर्तगाली हो गए, अंग्रेज हो गए, डच हो गए, तो इनके कोई मूल रूप में एक हो। जैसे इनका पिताजी कौन हो, इनका पिताजी जैसे अंग्रेज है, ठीक है, माता कहाँ की इंडियन है, जो इनसे जो संतान पैदा होगी वो कौन हो जाएगी, एंग्लो इंडियन बोल दोगे। तो जैसे वो भारत में रहकर जो रह गए लोग, उन्हीं क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। उनकी भी देखभाल करने के लिए 2 सीटें आरक्षित कर दी थी लोकसभा में। तो आर्टिकल 331 में बोला गया है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 333 में क्या बोला गया है, राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। यही चीज आर्टिकल 331 में वही बात बोली गई है। आर्टिकल 333 के लिए राज्य के लिए बोला गया है और आर्टिकल 331 के लिए लोकसभा के लिए बोला गया है। बट इस चीज को मोदी सरकार ने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। मोदी सरकार ने क्या किया है, समाप्त किया है। किसके लिए, संविधान संशोधन 104वां के तहत ये क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये 2019 में ये संशोधन हुआ था अपने संविधान में। भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं को आंग्ल भारतीयों को आरक्षित सीटें समाप्त कर दी गई है। ये सीटें क्या कर दी गई, मोदी सरकार ने 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ये आंग्ल भारतीय जो लोकसभा में और वो राज्य की विधानसभा में जो सीटें आरक्षित होती थी, ये क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका आया है कि आंग्ल भारतीय की सीटें कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त की गई है, तो 104वां संविधान संशोधन कब आया था, 2019 में। किसकी सरकार में, मोदी सरकार में। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब ये देखो आगे आर्टिकल 338 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 338 में बोला गया अनुसूचित जातियों, एससी के लिए मतलब अनुसूचित जातियों, एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह क्वेश्चन कई बार आया है कि एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग कौन से आर्टिकल के तहत गठन होता है, तो आर्टिकल 338। किसके तहत, आर्टिकल 338 के तहत ये क्या होता है, गठन किया जाता है। किसका, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण के लिए आयोग को नियुक्त कर सकेगा। ये बोला गया है आर्टिकल 340 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों की दशाओं में कुछ दशाओं के अन्वेषण, तो जांच पड़ताल के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। अगर उसे लगेगा तो क्या होगा, आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। ये किसमें बोला गया है, आर्टिकल 340 में बोला गया है। आर्टिकल 342 में क्या है, आर्टिकल 342 में राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है। इसे समझो, काफी ध्यान से समझाएंगे आप लोग। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति से संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल की परामर्श से, राष्ट्रपति को संबंधित राज्यपाल के परामर्श से, जैसे राज्यपाल से सलाह लेकर राष्ट्रपति किसी जाति को जनजाति के रूप में उसे मान सकता है, मतलब एससी की कैटेगरी में उसे डाल सकता है। किसकी सलाह से, राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा, राज्यपाल की। जिस राज्य में वो जाति है उसे लग रहा है राज्यपाल की सलाह से किसे एससी में डाल दिया जाए तो वो डाल सकता है, कौन, राष्ट्रपति। पर सलाह किसकी लेगा, राष्ट्रपति का लेगा। ये क्वेश्चन, इसमें से वनडे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। अब 2-3 क्लास बची है पॉलिटी की, वो भी हम जल्दी खत्म करके एक नई एनर्जी से, नए तरीके से आपके लिए क्लासें लाएंगे।
तब तक के लिए हमारे टारगेट विद आर के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।